चल बेटा लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ पे थे? तो हमने एक चीज़ स्टार्ट किया था कॉम्प्लेक्स नंबर में। अपन लोगों ने जो लास्ट क्लास स्टार्ट करी थी बेटा, उसमें एक सेकंड रुकना। हाँ बेटा, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर देखा था। मतलब लास्ट के 2 लेक्चर्स में बेटा हमने एक बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर देखा था, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है मैंने वो समझाया था। आयोटा का कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें दिया था। उसके बाद में बेटा दूसरा वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने स्क्वायर रूट निकालना सीखा था। वो दोनों लेक्चर्स मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं। तो अब यूट्यूब पे बेटा मैंने वो लेक्चर आपको अपलोड करके रखे हैं, तो ठीक है, ध्यान से जा करके देख लेना उस लेक्चर को, ठीक है। अब आज की अपनी ये जो क्लास है मैथ्स की अभी वाली, बेटा अर्श मैथ्स के बाद में मैं क्या कहते हैं फिजिक्स की क्लास रखूँगा अभी, है ना। तो मैथ्स वाली क्लास थोड़ी सी लंबी जाने वाली है, तो थोड़ा सा प्रिपेयर रहना बेटा, ध्यान देना। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मतलब यदि आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्री में दिखाना चाहते हो तो किस तरीके से दिखाओगे। तो देखिए बेटा ध्यान से समझिएगा। अच्छा सुनो एक और चीज़ यार, जिसको जहाँ भी डाउट आता है ना, थोड़ा सा भी डाउट आता है बेटा, एट अ टाइम मुझसे पूछ लिया करो। आप पूछते नहीं हो फिर बाद में मुझे बोलते हो, बोले कि यार सर रिकॉर्डेड वाला दे दो मुझे, है ना। ठीक है, चलो देखें अब समझिए बेटा। जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं, अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ z इक्वल टू x प्लस आयोटा y। बेटा यदि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ ग्राफ पर। एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है मुझे ये समझना है बेटा। अब देखिए ध्यान से, इसको समझने का तरीका क्या है। सिंपल सा, जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ के रखा था वही चीज़ यहाँ पे भी है। याद है आप वहाँ पर एक प्लेन यूज़ करते थे, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में एक होता था फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक सेकंड क्वाड्रेंट, एक थर्ड क्वाड्रेंट, एक फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे 4 क्वाड्रेंट्स होते थे। और फिर जा कर के हम लोग बनाते थे कि कोई पॉइंट कहाँ आ रहा है। सेम चीज़ बेटा यहाँ पे भी देखना, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर भी हम एक कोऑर्डिनेट प्लेन की बात करेंगे। और वो कोऑर्डिनेट प्लेन कौन सा होगा मेरे लिए, तो देखो बेटा, एक ये वाला एक्सेस, एक ये एक्सेस। तो हमने बोला एक हमारे लिए एक्स एक्सेस है, दूसरा हमारे लिए वाई एक्सेस। तो बेटा एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, ऐसे 2 एक्सेस मेरे पास दिए हुए हैं। अब याद करिएगा, ध्यान से समझना बेटा। अपन जब सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखते थे तो इसको हम बोलते थे एक्स एक्सेस, इसको बोलते थे वाई एक्सेस। अब यहाँ पे थोड़ा सा बदलता है, देखो एक्सेस ध्यान से। यहाँ पर जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया ना बेटा, वो कैसे किया देखो, z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और z इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, x प्लस आयोटा वाई, x प्लस आयोटा वाई। अब सुनो, यदि मैं इसको x प्लस आयोटा वाई लिख रहा हूँ तो x क्या बताता था, रियल पार्ट, y क्या बताता था, इमेजनरी पार्ट। तो यहाँ पे क्या होगा मालूम है, देखना ध्यान से, ये जो x है ना उसको x एक्सेस पे ही बनाएंगे, जो y वाला लिखा हुआ है वो y एक्सेस पे ही बनेगा। लेकिन अब नाम बदल देना। अब इनका नाम कैसे देना है बेटा, ध्यान से समझिएगा। x एक्सेस को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि ये मेरा रियल एक्सेस है, राइट बेटा। तो ये मेरे लिए क्या हो जाता है, इसका रियल एक्सेस। और दूसरा वाला जो आ रहा है ना मेरे पास, ये वाला, इसको हम लोग यहाँ पे बोल रहे होते हैं इमेजनरी एक्सेस। तो बेटा एक होता है रियल एक्सेस, एक होता है रियल एक्सेस, दूसरा होता है मेरे पास इमेजनरी एक्सेस। तो रियल एक्सेस और इमेजनरी एक्सेस मैंने बना दिए। तो देखो अब जो चेंज आया ना, वो चेंज सिर्फ इतना सा आया कि जहाँ पर हम लोग उसको बोलते थे कि वो एक्स वाई एक्सेस थे, यहाँ पर हम रियल एक्सेस और इमेजनरी एक्सेस बोलेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उस प्लेन को, जिस प्लेन के बारे में हम लोग बात करते थे ना बेटा, ये जो पूरा प्लेन है इसी के 4 हिस्से करते थे, आप उसको एक क्वाड्रेंट बोलते थे। तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं क्या, वहाँ पर हम लोग क्या बोलते थे बेटा उसे, वहाँ पर हम लोगों ने इन चीज़ों को बोला था कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन। अब यहाँ कोऑर्डिनेट प्लेन नहीं बोलते बेटा, इसका एक स्पेशल नाम है, याद रखिएगा। इस प्लेन को यहाँ पे बोला जाता है आर्गेंड प्लेन, आर्गेंड प्लेन। बेटा ये हमारे लिए आर्गेंड प्लेन होता है और आर्गेंड प्लेन पे जा करके हमारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो देखिए इसको मैंने बोला कि यार ये मेरे लिए आर्गेंड प्लेन है, ये रियल एक्सेस है, ये इमेजनरी एक्सेस है, इससे मिल करके बनाना है मुझे, यहाँ पे प्लॉट करना है। अब देखो ध्यान से, अगला फंडा क्या है। अब बात आई सर पॉइंट को कैसे बताएंगे, सिंपल वैसे ही बताएंगे जैसे हमने वहाँ पे देखा था। ध्यान से समझना बेटा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना वो किसी ना किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। अब वो पॉइंट कैसा है तो ध्यान देना, मैंने बोला ये पॉइंट हमने यहाँ पे लिया, इस पॉइंट को आपने P बोल दिया बेटा, चलेगा। चलिए मैंने इस पॉइंट को P बोला और इसको यदि मैं कॉम्प्लेक्स में रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना बेटा, इसको यदि मैं कॉम्प्लेक्स में रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ तो देखो इसको मैं लिखता कैसे हूँ, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। मैंने लिखा है x प्लस आयोटा वाई। तो ज़रा देखो तरीका क्या है,
याद करो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आप पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, आप क्या करते थे, जिस पॉइंट पे बात करते थे वहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे बेटा एक्स एक्सिस पे, तो वो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट करता था। एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता था उसको हम लोग बोलते थे वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट बताएगा। तो यहाँ पे भी बेटा यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, कहाँ पे, रियल एक्सिस पे, तो वो एक्स था। तो ये वाला जो लेंथ है ना ये मुझे क्या बता रहा होता है यहाँ पे एक्स, कि भैया यहाँ पर एक्स जाना है। अच्छा इमेजनरी एक्सिस जो है इस पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो बेटा ये जहाँ कट कर रहा होगा ये जो लेंथ है ये हमें क्या बता रहा होता है, इमेजनरी वाला। तो इमेजनरी वाला कितना आ रहा है बेटा, वाई। तो ये यहाँ से इस लेंथ को क्या बोल रहे हैं हम लोग, वाई। तो हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसको वाई बोल दिया। तो देखो इसी चीज़ को तुम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या बोलते थे, सर एक पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, राइट। तो जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, कार्टेशियन मतलब समझते हो ना एक्स वाई, जो हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो एक्स और वाई के टर्म्स में इसी चीज़ के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम एक्स कॉमा वाई लिखते थे। बट उसी चीज़ को यदि आप बेटा उसी चीज़ को यदि मैं अब कॉम्प्लेक्स के टर्म्स में लिखने के लिए जाऊंगा तो मैं बोलूँगा कॉम्प्लेक्स में उसी चीज़ को z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिखूंगा। तो बेटा ये मैंने इस चीज़ को लिखा है, मतलब देखा जाए तो ये भी एक पॉइंट ही है। तो देखो ये x कोऑर्डिनेट ये y, तो इनका जो कट पॉइंट आ रहा है ये मुझे z बता रहा है और z की वैल्यू क्या हो रही है, x प्लस आयोटा वाई, राइट बेटा। तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ। तो सबसे पहले तो ये बताओ क्या तुम लोग को ये समझ में आया कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप में एक पॉइंट होता है, कहाँ का, आर्गेंट प्लेन का। आर्गेंट प्लेन पे एक पॉइंट है बस, उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें मैग्नीट्यूड क्या होता है, कैसे क्या डिसाइड करते हैं, क्या चीज़ें होती है वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। बट मुझे पहले ये बताओ क्या तुम्हें इतना क्लियर है कॉन्सेप्ट। बेटा थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो बिल्कुल पूछो। डन। देखिए अब इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, जैसे ये पी पॉइंट हमने बोल दिया तो हमने बोला कि एक्स एक्सेस वाई एक्सेस मतलब रियल एक्सेस इमेजनरी एक्सेस पे जाकर के मैंने पॉइंट को रिप्रेजेंट किया सर, ठीक है। अब बात आती है सर यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना वो पॉइंट है तो उसका अपना एक मैग्नीट्यूड भी होगा। मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करेगा बेटा, देख ये जो पॉइंट है ना ओरिजिन ओ, इस ओरिजिन से आप क्या कीजिए बेटा, ओरिजिन से आप इस पी पॉइंट को ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले ओरिजिन से पी पॉइंट को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। मैंने ओरिजिन लिया और ओरिजिन से इस पी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अब जैसे ही ओरिजिन से पी पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो अब क्या होगा मालूम है, देखो ओरिजिन से पी को ज्वाइन किया तो जो ये लेंथ आ रही है ना ओपी, इस ओपी लेंथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ओपी जो लेंथ है इसे ही हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, इसका मैग्नीट्यूड। मतलब ध्यान रखना हर कॉम्प्लेक्स नंबर का अपना एक मैग्नीट्यूड होता है। तो वो मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ओपी लेंथ। और बेटा इसी मैग्नीट्यूड को हम लोग या तो मॉड ऑफ जेड लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा जो जेड है ना, जेड से कॉम्प्लेक्स नंबर को बोल रहे हैं तो मैग्नीट्यूड मतलब मॉड लगा दीजिए, तो मॉड ऑफ जेड भी बोल सकते हैं, या फिर इसी चीज़ को स्मॉल आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारा नोटेशन हमारे पास है, जब जहाँ जैसा आए वैसा यूज़ कर लो, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। मतलब मॉड जेड बोले तो भी मैग्नीट्यूड, आर बोले तो भी मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब सुनिए मैंने इसको रिप्रेजेंट किया कि भैया ये मैग्नीट्यूड होता है। अब बात आती है सर इसको निकालेंगे कैसे, निकाल लेते हैं। देखो भाई जैसे ये z दिया हुआ है x प्लस आयोटा वाई, तो तुम करोगे क्या, तुमने क्या किया, यहाँ से एक प्रोजेक्शन लिया तो तुमने बोला ये वाला पार्ट सर x है, इसी से y पे प्रोजेक्शन लिया तो ये y वाला पार्ट हो गया। तो y जो ये आ रहा है ना बेटा यही तो y मेरे लिए ये भी हो गया ना, हाँ जी। तो मैंने बोला हाँ भैया ये भी मेरे लिए y ही है। अब सुनो ये x है ये y है और ये जो है ये लेंथ है, इस लेंथ को क्या बोलना चाहते हो आप, मैग्नीट्यूड r। तो बेटा इसको मैंने बोल दिया r, या फिर इसी चीज़ को आप मॉड z बोलिए। अब ध्यान से सुनो, कुछ भी नहीं सोचना है, आपके पास सारा आंसर है। क्या यार सर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, बन रहा है। अब यदि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो मैं क्या क्या गिवन है भैया, कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, मतलब मुझे x भी पता है y भी पता है। अब सोचना x पता है y पता है r लाना है, इन तीनों में कोई रिलेशन दिखता है, बचपन वाला काम पीजीटी लगा है ना, तो इस पर हम पीजीटी लगा देते हैं, है ना। अब आप इस पर जाकर के पीजीटी अप्लाई करो। जैसे ही आप पीजीटी लगाने जाओगे तो देखो ध्यान से बेटा क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो ज़रा सोचिए तो क्या आने वाला है बेटा, तो हमने बोला अकॉर्डिंग टू पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेंगे, बोले हाइपोटेनियस स्क्वायर। हाइपोटेनियस मतलब ओपी, तो हमने बोला यार ओपी स्क्वायर इक्वल टू हो रहा होगा, इसको यार आप पी से ये एम डाल दीजिए परपेंडिकुलर, तो ये हो रहा होगा बेटा ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। अब सोचो ओ पी मीन्स क्या है आर, तो ये पूरा लेंथ क्या हो गया आर स्क्वायर इक्वल टू ओ एम मतलब एक्स है, तो हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और बेटा आर इक्वल टू क्या हो रहा होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर की वैल्यू जो निकल के आई ना मेरे पास वो क्या निकल के आ रही है, आर इक्वल्स टू अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये है ना बेटा, ये मेरे मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है कि यदि आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z की वैल्यू x प्लस आयोटा y है, तो बेटा मैग्नीट्यूड जो होता है ना उसको मॉड z भी बोल सकते हैं, उसी को r बोल सकते हैं, और उसकी वैल्यू क्या होती है अंडर रूट ऑफ, देखिएगा ध्यान से, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर देखो एक और चीज़ लिख सकते हो, बताओ तो मुझे x कौन है सर, रियल पार्ट ऑफ z है ना, तो मैंने लिखा रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर है, ठीक है। और दूसरा, हाँ, और दूसरा बेटा, दूसरा y जो है वो कौन है, इमेजनरी पार्ट, तो ये लिख रहा होगा मैं कि इमेजनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर है। तो ये तरीका मेरा होता है किस चीज़ का, r को निकालने का, मैग्नीट्यूड ऑफ z को निकालने का। तो बेटा कभी भी मैं इसको पूरे को एक ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ कि यदि मेरे पास z ये गिवन है, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो मैग्नीट्यूड आँख बंद करके बोलेंगे क्या सर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। जैसे देखो एक एग्जांपल देता हूँ, मान ले बेटा मैंने यहाँ पे z इक्वल टू लिखा 3 + 4 आयोटा, मैंने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ z निकाल, तो मैं क्या लिखूंगा अंडर रूट ऑफ रियल वाले का स्क्वायर, रियल का पार्ट कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, प्लस इमेजनरी पार्ट कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो हमने लिया, तो ये हो गया 9 + 16, तो अंडर रूट 25, और 25 की वैल्यू कितनी होती है 5। तो हम लोग बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड कितना आ गया बेटा 5, ठीक। तो मैग्नीट्यूड मेरे पास 5 निकल के आ गया, ये कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से बेटा मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो इसी को हम बोलेंगे कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो मैग्नीट्यूड में इजीली निकाल सकता हूँ। अच्छा देखो एक और चीज़, जैसे मान लीजिए मैं एक और लेता हूँ कि z इक्वल टू, मैंने बोला -1 + आयोटा, बेटा इसका मैग्नीट्यूड ऑफ z क्या होगा बोलो, r इक्वल टू अंडर रूट रियल पार्ट का मतलब -1 का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है तो 1, तो 1 का स्क्वायर, तो बेटा आंसर तो आएगा √2। तो इस तरीके से जा करके मैं वहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकता हूँ और डायरेक्शन के लिए भी बात करूँगा, बट अब उसका फंडा क्या है वो मैं तुम्हें अभी समझाने वाला हूँ। जस्ट पहले मुझे बताओ क्या तुम्हें मैग्नीट्यूड समझ में आया, और यदि तुम्हें कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए तो क्या तुम उसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे भाई अपने हाथ से, मतलब तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है, दिमाग में चीज़ें हैं, तो बताओ। हाँ, अब बेटा नेक्स्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है मेरा, अब वो तेरा ध्यान से समझना। इसी चीज़ में दो चीज़ें लगती हैं जब हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करने जाते हैं, तो सोचो एक तो चीज़ डायरेक्शन होता है, जैसे सिंपल सा बताऊँ, तरीका बताता हूँ तुम्हें, ध्यान से समझना, मतलब समझ में आएगा। तुम कभी किसी अनजान गली में गए हो अभी उम्र नहीं आई हमारी जाने की, क्यों सुनो ध्यान से हाँ अरे चिराग तू अभी सो आया चले सुनो ध्यान से, अब ध्यान से मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो ध्यान से समझना बेटा। तो कई बार क्या होता है कि आप अनजान गली में चले जाते हो, आपको आइडिया ही नहीं है भैया क्या है, कहाँ पे क्या है। अब आपको पर्टिकुलर किसी के घर जाना है, ठीक है, अब आपको पर्टिकुलर किसी के घर जाना है ना। अब उसका घर आपको उसने नहीं बताया सामने वाले ने, बट तुम्हें जाना है पता करते करते। अब सुनो, कई बार क्या होता है, ऐसे में जाते हो तुम, गली में गए, अब गली में गए, अब तुमने जा करके पूछना है भैया किसी ना किसी से, तो तुम पूछोगे, सपोज कर मैं अपनी सक्सेस मंत्रा का नाम लेता हूँ, कोचिंग, ठीक है, तो ये उसको उधर से रिलेट नहीं करने का, सुनो ध्यान से। तो मान ले बेटा मेरे को सक्सेस मंत्रा जाना है, तो मैंने क्या किया, मैं सक्सेस मंत्रा वाली लाइन पे आया या कहीं पे भी आया, और फिर है ना, याद करना कोई ना कोई दादा वगैरह रहते हैं, अंकल वगैरह, तो हम उनसे जाते हैं, हम पूछते हैं भैया बताओ मुझे सक्सेस मंत्रा किधर है। तो देखना एक तरीका बताता हूँ मैं, हर लोग के बोलने का एक तरीका होता है, क्या होता है मालूम है, देखना ऐसा बोलते हैं भैया इधर चले जाओ सीधे, है ना, इधर चले जाओ, 10 घर छोड़ के 11वां घर जो है ना वो सक्सेस मंत्रा है, समझ में। वो ऐसा बोलेंगे कि 10 बिल्डिंग छोड़ करके जो 11वां बिल्डिंग है ना वो सक्सेस मंत्रा का है, और ऐसे ऐसे उंगली दिखाते हुए, ठीक है। अब सुनो उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग क्या होता है, जरा ध्यान से समझना बेटा। उसका मीनिंग ये हुआ कि उस बंदे ने जो मुझे बोला ना 10 घर छोड़ के 11वां, तो 10 घर मतलब आप समझ रहे हैं, वो आपको मैग्नीट्यूड बता रहा है कि आपको कितना लेंथ ट्रैवल करना है, आपको 10 घर के बराबर लेंथ ट्रैवल करना है, तब जा करके मिलेगा, तो वो मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़, डायरेक्शन कौन बताएगा भाई, तो डायरेक्शन बताने के लिए उनकी उंगलियां थी ना, ये टैक सीधे, है ना। और कई बार उसी में वो लोग बोलते हैं ना, कई बार इसी चीज़ में वो लोग क्या बोलते हैं मालूम है, ऐसा बोलते हैं, क्या कहते हैं, भाई नाक की सीध में चले जा, बोलो क्या बोलते हैं, नाक की सीध में जाते जा, तो नाक की सीध में ना 10वां घर। अब तो नाक की सीध का मतलब समझते हो क्या है, नाक की सीध, ये वाली नाक, सीधे 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 जाना है मतलब, ठीक है। तो वो भी की चीज़ क्या बता रहा होता है, डायरेक्शन। तो देखो बेटा कभी भी किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जाओगे तो आपको दो चीज़ें लगेंगी, एक उसका मैग्नीट्यूड लगेगा, दूसरा उसका डायरेक्शन। जैसे इसी पॉइंट की बात करें, पी पॉइंट,
इस P पॉइंट की बात करने जाए तो आपको इसको बताने के लिए दो चीज़ें लग रही हैं। कौन सी बताऊं? एक तो लग रहा है मैग्नीट्यूड ये, जैसे मान ले मैंने बोला कि ये यूनिट 5 आई थी, है ना, वैल्यू 5, तो मैंने बोला मैग्नीट्यूड 5 है, मतलब 5 मीटर आपको ट्रैवल करना है, ठीक है। चलो मैग्नीट्यूड तो 5 बता दिया, लेकिन सोचो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से क्या P पॉइंट मिल जाएगा? तो मेरा आंसर है नहीं। क्यों नहीं मिलेगा मालूम है? क्योंकि देख ये 5 इधर है, यही 5 इधर भी हो सकता है, 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 मतलब एक पूरा सर्कल बन जाएगा और ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं जो सबके सब 5 की डिस्टेंस पर होंगे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपका वाला पॉइंट कौन सा है, आपका टारगेट कहाँ है? समझ में? तो ध्यान से सुनो मेरी बात, कभी भी सिर्फ एक चीज़ बता करके काम नहीं करा जा सकता है। आपको दो चीज़ें लगती हैं, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन, तब जा करके वो पॉइंट हम प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर पाते हैं। जैसे देखो मैं अभी करता हूँ, ध्यान देना, समझना बेटा, समझिएगा। अब बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे पूरा गलत हो जाता है ना बच्चों से, तो ज़रा सा ध्यान से फोकस करना चीज़ों को। मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से, मज़ा आएगा। देखो बेटा, जैसे ये वाला पॉइंट तुमको बताना था, है ना। अब ये पॉइंट बताने के लिए तुम क्या करोगे? तुम दो चीज़ बोलोगे। तुम क्या बोलोगे? सर एक तो 5 की डिस्टेंस पे जाओ और दूसरा 60 डिग्री पे जाना। 60 डिग्री, तो 60 डिग्री किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। तो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाते हुए आप कहाँ चले जाओ भैया? सीधे जाना, तो 5 सेंटीमीटर पे मिलेगा। तो ज़रा सोचो, यदि मान लो मैं बोलता 60 डिग्री, तो सबसे पहले तुम 60 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ कर लोगे, है ना, ठीक है। और फिर आप बोलोगे कि 5 डिस्टेंस, तो यहाँ से गए और 5 पर जाकर के एक कट लगाया, तो ये जो पॉइंट आ रहा होगा ना, ये आपको एक्चुअल में आपका पॉइंट मिल गया। तो वो चीज़ कब मिलेगी? जब मैं दो चीज़ बताऊंगा, एक तो मैग्नीट्यूड की कितनी डिस्टेंस पर, और दूसरा उसका डायरेक्शन बताऊंगा, एंगल, तब जा करके वो चीज़ पता चल पाएगी बेटा, नहीं तो नहीं पता चलेगी। तो देखो अब मैं वही चीज़ समझा रहा हूँ। यहाँ पर जो डायरेक्शन बताने का काम करता है ना बेटा, उसके लिए हम एक नया टर्म लेकर के आते हैं, वो होता है आर्ग्यूमेंट। ध्यान से समझिएगा, वो वाला आर्ग्यूमेंट नहीं जो तुम्हारी सास बहुएं करती रही होती हैं साथ में बैठ करके, ठीक है। अरे तुम भी करते हो तुम्हारे मम्मी पापा से, देखो ध्यान से, और किसी और से भी कर सकते हो। चले ध्यान से सुने, फ्यूचर है ना बेटा, फ्यूचर में सब एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट में लगे रहते हैं। देखो ध्यान से, अब क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ से? आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट मैंने आपको एक नाम क्या दिया? आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट क्या होता है ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ बेटा। आर्ग्यूमेंट मैंने ये चीज़ बोल दिया। आर्ग्यूमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? थीटा से, ठीक है बेटा। आर्ग्यूमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? थीटा से। अब बात आई सर थीटा निकालूँ कैसे? अब ध्यान से समझना बेटा, मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ मैं डायरेक्ट थीटा पे नहीं जा रहा हूँ, मैं कुछ और तरीके से जा रहा हूँ। ध्यान से समझिए, बाद में आपको मीनिंग क्लियर करूँगा, आपसे गलत करवाऊँगा पहले, उसके बाद सही करूँगा। देखो ध्यान से बेटा, मान ले ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है, यही आर्ग्यूमेंट दे रहा है। मान लो इस एंगल को थोड़ी देर के लिए अल्फ़ा, हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा। क्यों बोल रहे हैं अल्फ़ा, वो भी समझ में आएगा, और थीटा और अल्फ़ा में क्या डिफरेंस है ये भी समझ में आएगा। तो ध्यान से देख बेटा, मैंने इसको बोला अल्फ़ा, तो सबसे पहले tan अल्फ़ा निकाल। तो मैंने बोला tan अल्फ़ा। अच्छा क्यों लगा रहा हूँ tan अल्फ़ा से? tan अल्फ़ा इसलिए ताकि मुझे एंगल मिल जाए। और tan ही क्यों यूज़ किया? क्योंकि देख आपको x प्लस आयोटा वाई मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, तो सर x भी पता है, y भी पता है, राइट एंगल ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर बेस दोनों पता है, tan थीटा लगा देते ना। तो मैंने tan अल्फ़ा लगाया, और tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हुआ भाई मेरे लिए? y, और बेस कितना हो गया? x। तो मैंने लिखा y बाय एक्स। तो ये tan अल्फ़ा की वैल्यू आई, tan अल्फ़ा इक्वल्स टू y बाय एक्स, ठीक है। तो ये मेरे लिए tan अल्फ़ा निकल के आया। और देखो इसी से अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स y बाय एक्स हम लोग लिख सकते हैं, तो हमें एंगल मिल जाएगा, है ना। तो मैंने लिखा अल्फ़ा इक्वल टू, इधर जाएगा तो ये tan इनवर्स रिप्रेजेंट करने का तरीका है, कंफ्यूज मत होना, अभी आपने ज़्यादा पढ़ा नहीं है ना। तो मैंने इसको लिखा अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स y बाय एक्स। अदरवाइज बेटा आप इससे भी निकाल लो तो ही अच्छा लगेगा, ठीक है। तो देखो अब आपको यदि मैं कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दूँ तो तुम एंगल बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं सर। इसको देखेंगे, यहाँ से y और x की वैल्यू रखेंगे, अरे जो भी दिया रहेगा, और हम वहाँ से आर्गुमेंट निकाल करके दे देंगे, अल्फ़ा निकाल के दे देंगे, ठीक है। तो देखो मैंने अभी तुम्हें सिर्फ अल्फ़ा निकालना सिखाया है, अभी मैंने एग्जैक्टली पूरा प्रॉब्लम नहीं बताया। अब मैं तुम्हें ना कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ यहाँ पे, और तुम्हें ही टाइम दे रहा हूँ बेटा कि एक बार सोच के देखो जरा, मुझे बताओ कि उसके लिए एंगल कितना आ रहा है। फिर आपको बताऊंगा कि कहाँ पे मिस्टेक होती है, और फिर उस चीज़ को करेक्ट कैसे करते हैं वो समझाता हूँ, ठीक है। चलिए मैं आपको एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा ध्यान से करना, ठीक है। आप मुझे बताओ, पहला एक क्वेश्चन है z इक्वल टू, मैंने लिखा -3 + 3 आयोटा। दूसरा प्रॉब्लम है z इक्वल टू 3 - 3 आयोटा। तीसरा प्रॉब्लम है बेटा पहले वाले में दोनों को प्लस ले लो, ठीक है। फिर तीसरे वाले में -3 + 3 आयोटा, और चौथा वाला ले लेते हैं अपन z इक्वल टू 3 - 3 आयोटा, ठीक है, चलेगा। हाँ ठीक, एक काम करिए, रुकिए आप, है ना, आप मुझे बस दो के ही आंसर दे दो, ये दोनों, ठीक है। चलो
आप ज़रा मुझे इन दोनों के आंसर्स दीजिए कि z इक्वल टू -3 आयोटा। बेटा इन दोनों के लिए आप मुझे अल्फ़ा निकाल के बताइए आर्ग्यूमेंट कितना आ रहा है, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि एग्जैक्टली कहाँ दिक्कत हो गई। इन दोनों के लिए आप अल्फ़ा निकाल के बताइए, एंगल बताइए मुझे, एंगल कितना आ रहा है। हाँ जी, आओ बेटा देखें, मिल गए मुझे आंसर्स। जो गलत वाले आंसर चाहिए होते हैं वही आंसर आते हैं, वही आ गए तुम्हारे पास। ठीक है, तुम खुश भी हो गए, तुमने सोचा भी नहीं अभी कि क्या गलती हो गई सर हमसे, और वो वाकई में समझ में भी नहीं आता कि कहाँ गलती हुई फर्स्ट टाइम में, बट अब समझते हैं। हाँ ध्यान देना, ध्यान से समझना बेटा सब लोग। हाँ देखो ध्यान से देखना। चलिए बेटा, जैसे मैंने फर्स्ट वाले केस में निकाला, ठीक है, अब जरा फर्स्ट वाला केस मैं अलग से ले लेता हूँ, दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। इसके लिए आप tan अल्फ़ा निकालें, ध्यान देना बेटा। tan अल्फ़ा था सर y/x, ठीक है। अच्छा y क्या था आपका, इमेजनरी पार्ट, तो आयोटा के साथ जो लगा है ना उसको चिपका देने का, यहाँ पे तो 3 है, ठीक है, लगा दिया। x कौन था, इसका रियल पार्ट, वो कितना है 3, वो भी 3 लिख दिया मैंने। 3 से 3 कैंसिल हुआ, कैंसिल हो गया भैया, तो मेरे पास tan अल्फ़ा की वैल्यू निकल के आई 1। अब tan अल्फ़ा यदि मेरे लिए 1 आया तो तुमने बोला अल्फ़ा इक्वल टू 45, मज़ा आ गया सर। ठीक, चलो अच्छा लगा मुझे, आंसर आया। ठीक है, दूसरा देखते हैं। अब दूसरा देखो, दूसरे वाले में क्या था, दूसरा वाला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, बाद में मैं रब कर दूंगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। दूसरा था आपके पास z इक्वल टू -3 आयोटा। भैया मैंने फिर से tan अल्फ़ा लगा दिया यार, मैंने बोला लगा ले। अब tan अल्फ़ा लगा दिया तो उसने भी दिमाग लगाया कि सर y/x, y कौन है, आयोटा के साथ वाला, भैया आयोटा के साथ में -3 था, ठीक है, लगा दिया। x वाला कौन है, वो भी -3 है, उसको भी चिपका दिया, दोनों को कैंसिल किया तो tan अल्फ़ा की वैल्यू निकल के आई सर 1। अब tan अल्फ़ा यदि 1 आ रहा है तो सर अल्फ़ा कितना होगा, तो मेरा आंसर है 45 डिग्री। यहाँ से भी 45 डिग्री आया, ठीक है। अब दोनों आ गए तुम्हारे पास, बट अब एक सवाल उठा। वो सवाल क्या उठा मालूम है, कि इसमें से सर एक सही है और एक गलत है आपका आंसर। अब क्यों है वो समझना, मेरी बात ध्यान से समझना बेटा। आपने एक छोटी सी चीज़ मिस कर दी, कौन सी बताऊँ, ध्यान से सोचो। अब एक्चुअल में सोचना एक चीज़ का, क्या कि सर ये जो पॉइंट था ना x और y, आपको पता है ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट थे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y कैसे होते हैं, दोनों पॉजिटिव। ध्यान देना, x कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन होगा, x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव, हमने पढ़ा हुआ है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से जरा, तुम पॉइंट को देखो सर, 3 + 3 आयोटा, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला है तो भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल 0 से 90 के बीच में आएगा, तो तुम्हारा आंसर 45 आ रहा है, तो करेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट देखो जरा, -3 आयोटा था, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। बेटा x और y यदि दोनों नेगेटिव आ गए मेरे पास, x और y दोनों नेगेटिव आ चुके हैं, तो अब क्या, अब फंस गया मैं कि x y दोनों नेगेटिव आ गए ना, तो x और y नेगेटिव कहाँ होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब जरा सोचना एक चीज़, यदि तुम थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे भी पॉइंट बनाओगे, तुम्हारा एंगल कौन होगा ये बताओ। आप ओरिजिन से जा करके उसको ज्वाइन करोगे। मैंने बोला था x एक्सिस के साथ जो एंगल होता है ये वाला बताते हैं, तो भैया ये जो एंगल तुम यहाँ से बता रहे हो, तो तुम्हें किसी भी कंडीशन में ये एंगल तुम्हें 45 डिग्री दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। थर्ड क्वाड्रेंट का है वो एंगल 45 कैसे होगा, नीचे से भी जाओगे तो भी 45 आपको आंसर नहीं मिलने वाला, मतलब ये आंसर मेरे लिए गलत हो गया। यहाँ पर जा कर के मेरा एंगल गलत हुआ है कि भैया मैंने अल्फ़ा ज़रूर निकाल लिया, बट वो 45 आया, बट वो मेरा आंसर करेक्ट नहीं है क्योंकि मैंने क्वाड्रेंट को मिस कर दिया था। अब मैं बताऊंगा कि इसके बाद, ये पहले मुझे बताओ कि क्या तुम्हें ये चीज़ समझ में आई कि कहाँ मिस्टेक हुई, तो फिर मैं बताता हूँ कि एक्चुअल में अब कैसे करेक्शन करना है और किस तरीके से जा कर के हमें लेके आना है आंसर। ठीक है बेटा, जल्दी बताओ फास्ट, क्या समझ में आया। चलिए बेटा, सबको समझ में आ गया। मैं ये पोर्शन रब कर रहा हूँ, अब मैं तुम्हें चीज़ें समझा रहा हूँ कि एक्चुअल में करना क्या है। ठीक है, तो फिर अपन समझेंगे फंडा इसका। देखो ध्यान से, कभी भी बेटा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं जो आपको समझा रहा हूँ, आपको कभी भी क्वाड्रेंट निकालना है, सबसे पहली चीज़ क्या निकालना, मतलब आर्ग्यूमेंट। तो सबसे पहले तो tan अल्फ़ा निकाल करके अल्फ़ा निकाल लो, अल्फ़ा सबसे पहले निकालो, फिर सोचना कि किस क्वाड्रेंट में पॉइंट है, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि वहाँ पर आर्ग्यूमेंट क्या लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मैं उसको कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना। पहली चीज़, आपने tan अल्फ़ा निकाला ना y/x, अब मैं तुम्हें एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ बेटा, क्या, tan अल्फ़ा को y/x मत याद रखो, आप याद रखो mod y/x, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ। कि जैसे देख, जैसे मान ले बेटा यहाँ पे 1 है और यहाँ पे √3 है,
तो 1/√3, बट यहाँ पे -1 है और यहाँ √3 है, तो हम वैसे -1/√3 लिखेंगे, बट हमें माइनस से मतलब नहीं है बेटा, हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे बस कि यार -1/√3 नहीं लिखना, मुझे उसको +1/√3 ही लिखना है बस। तो मैं उसको +1/√3 लिखूंगा और मैं बोलूँगा tan अल्फा = 1/√3, देन अल्फा = 30 डिग्री। ठीक, तो मैं इस तरीके से जा करके बेटा उस पॉइंट को उठा करके लेके आऊँगा। तो ध्यान से समझिएगा कि हम इसको मॉड के साथ लिखें। तो यहाँ पे भी मैंने मॉड लगा दिया, मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ ना, चीज़ें समझा देता हूँ सारी चीज़ें। अब सुनो, इससे फ़ायदा क्या होगा, ध्यान देना बेटा। यदि मैं मॉड लगा रहा हूँ तो सपोज़ कर बेटा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -2 है, तुमने मॉड लगाया तो निकलेगा 1/2। तो tan अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2। अब सुनो, मॉड का मतलब हमेशा पॉजिटिव, और याद करना फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फ़ा कैसा होता है, एंगल कैसा होता है, पॉजिटिव। याद है अपन ने 4 एंगल सीखे थे कन्वर्ट करने वाले, ठीक है, मैंने बाकायदा रिकॉर्डेड लेक्चर डाला है, देख लीजिएगा जिसने नहीं देखा। हम पूरे में घूमते थे तो हम बोलते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल होता है, ऑल मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव, सेकंड में सिल्वर साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉज और सेक पॉजिटिव। तो अब मेरे पास क्या फंडा है मालूम, ध्यान से देखना। यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे जब मैं tan अल्फ़ा की वैल्यू निकाला ना 1/2, tan अल्फ़ा यदि मैं यहाँ से 1/2 लिखने के लिए जा रहा हूँ तो ये हमेशा पॉजिटिव देगा। इसका मतलब हमेशा एंगल जो निकल के आएगा ना वो कौन सा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, मतलब 90 से छोटा। तो मॉड लगाने से जो भी अल्फ़ा निकलेगा बेटा वो हमेशा <90 निकलने वाला है। ठीक है, हमने निकाल लिया। अब सुनो, बस ध्यान देना। अब मैं यहाँ पे जो समझा रहा हूँ ध्यान से समझ लेना बेटा, यही मेन चीज़ है। इसके बाद अपन बस प्रॉब्लम्स करेंगे। ये x, ये y, ठीक है, मतलब ये रियल एक्सेस और ये इमेजनरी एक्सेस। अब देखो ध्यान से बेटा, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले अल्फ़ा निकाला, देन हमने ये चेक किया उस पॉइंट को देख करके कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है। सपोज़ करो कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, मतलब दोनों पॉजिटिव हैं। यदि दोनों पॉजिटिव आए ना बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो बोलिएगा थीटा = अल्फ़ा। मतलब क्या कि जो थीटा है वही मेरा अल्फ़ा होता है, मतलब जितना 45 आया था तो 45 सही है ना भैया, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही है, तो उसमें क्या चेक करना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि आए तो सीधे सीधे बोलो भैया हम सही हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में सोचना, यदि सेकंड क्वाड्रेंट में आया, अब वो कैसे डिसाइड होगा कि सेकंड में आया, एक्स और वाई को देख के कि एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होगा तो सेकंड। अच्छा, सेकंड में आया तो एंगल को क्या लिखोगे, ध्यान देना, थीटा = पाई माइनस अल्फ़ा। थीटा = क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फ़ा। तो थीटा = पाई माइनस अल्फ़ा से निकल के आया मेरा सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में जंप किया, आप थर्ड क्वाड्रेंट में आए। अब थर्ड क्वाड्रेंट में यदि निकालने जा रहे हैं ना तो बेटा ध्यान से समझना एक चीज़, मैं तुमसे बोला था ना, देखो मैं चीज़ें ना कंफ्यूज कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए, सारी चीज़ें आ जाए दिमाग में, बाकी तो फिर फॉर्मूला ही रटेंगे। याद करो, मैंने तुम्हें एंगल निकालते समय बताया हमेशा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेरे लिए पॉजिटिव होता है, जबकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेरे लिए नेगेटिव होता है। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। मतलब क्या, देखो ध्यान से कि यदि मैं यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ ना तो एंगल को पॉजिटिव लूँगा, बट यदि मैं क्लॉकवाइज में जा रहा हूँ नीचे की तरफ से ऐसे घूम के, तो उसी एंगल को मैं माइनस में लूँगा। मतलब यदि इधर से 130 लिया प्लस, तो इधर से -130। ठीक है, तो हम लोग बस ये बोलते हैं कि ऊपर से जा रहे हो तो पॉजिटिव, नीचे से जा रहे हो तो नेगेटिव। तो सुनो मेरी बात, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में इस तरीके से घूमा ऐसा, तो ये अल्फ़ा, ये पाई माइनस अल्फ़ा। ठीक है, लेकिन नीचे वाला जो क्वाड्रेंट है ना, ये वाला, इसको उल्टा घूमना क्लॉकवाइज में। तो ज़रा बताओ, यदि पॉइंट मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में आया तो हम क्या बोलेंगे मालूम है, सिर्फ एंगल अपोजिट हो जाएगा। देख बेटा, यदि यहाँ पे 45 था तो नीचे घूमेंगे तो वो नीचे से 45 आएगा, तो वो -45 क्योंकि क्लॉकवाइज है। तो याद रखना बस इसमें इतना सा कि थीटा = मेरे लिए माइनस अल्फ़ा हो जाता है। अरे इतना याद रखे यार, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में बस माइनस के साथ आ जाएगा, तो ऊपर यदि अल्फ़ा है तो नीचे माइनस अल्फ़ा। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, या सेकंड क्वाड्रेंट का जो भी एंगल था ना वो माइनस के साथ थर्ड में पहुंचेगा। तो थर्ड में कैसा पहुंच रहा होगा, या थीटा = देख माइनस पाई माइनस अल्फ़ा, या फिर इसी चीज़ को आप ऐसा लिख सकते हो अल्फ़ा माइनस पाई। तो बेटा ये मेरा क्वाड्रेंट आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम 4 क्वाड्रेंट सेलेक्ट किए और चारों क्वाड्रेंट में कहाँ पे कौन सा एंगल लिखना है मैंने वो तुम्हें समझा दिया। ठीक है, क्या अब मैं तुम्हें प्रॉब्लम करके बताता हूँ, तब तुम्हें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो पहले मुझे बताओ, क्या इतना समझ में आया? क्या करोगे, सबसे पहले अल्फ़ा निकालोगे, तरीका बताता हूँ मैं, करके बताता हूँ। पहले अल्फ़ा निकालोगे, देन उसके बाद अल्फ़ा निकालने के बाद आप सोचोगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, जिस क्वाड्रेंट में आ रहा है उसके हिसाब से फिर थीटा निकालेंगे। मुझे बताओ, क्या इतना क्लियर है सबको? तो मैं प्रॉब्लम्स करवाता हूँ और समझाता हूँ आपको। चलो बेटा, अब देखो, अब मैं तुम्हें इस पर कुछ प्रॉब्लम्स करवाता हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से, है ना। ध्यान देना, मैं ये सब चीज़ें हटा देता हूँ ना कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं रहे।
हम सीधे प्रॉब्लम्स में अप्लाई करेंगे और लेके आएंगे आंसर्स। देखिए मैंने जैसे तुम्हें बोला था प्रॉब्लम दिया, ध्यान देना बेटा, फर्स्ट प्रॉब्लम दे रहा हूँ मैं यार फाइंड, मैं दोनों चीज़ लिख देता हूँ ना आपको, तो दोनों चीज़ें निकालनी है। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, अब ध्यान से देखना, इसी में सब नंबर्स देते जाऊंगा, एक एक करके सॉल्व करवाते जाऊंगा। देख दो प्रॉब्लम, ध्यान देना। फर्स्ट प्रॉब्लम है, मैंने बोला z इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। मैंने दिया तुम्हें -1 प्लस आयोटा, ठीक है बेटा। अब सोचो, यदि मैंने तुम्हें -1 प्लस आयोटा दिया, मैंने बोला बता भाई मुझे इसका मैग्नीट्यूड और आर्ग्यूमेंट क्या आ रहा है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबसे पहले बेटा कुछ नहीं सोचना है, याद है मैग्नीट्यूड ऑफ z क्या लिखते थे, r से भी रिप्रेजेंट करते थे, अंडर रूट ऑफ क्या होता था बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, अभी बताया था फॉर्मूला, रियल पार्ट का स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर प्लस इमेजनरी वाले का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर। तो कितना वैल्यू निकल के आया, ये आया √2, 1 + 1 2, तो √2, ठीक है। चलो ये √2 निकल के आया। अगली चीज़ मेरे पास निकल के आई कि सर ये मॉड z था, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ z निकालने के बाद अब दूसरा फंडा मेरे लिए क्या है, आर्ग्यूमेंट निकालना था। बट बेटा ध्यान से सुनो, आर्ग्यूमेंट थीटा निकालने से पहले मैंने अल्फ़ा निकाला, क्या अल्फ़ा, तो अल्फ़ा निकालने के लिए tan अल्फ़ा इक्वल टू मॉड y/x मैंने लिखा, बाकायदा लिख लेना, अभी बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ ध्यान देना, तो मैंने लिखा tan अल्फ़ा इक्वल टू मॉड y/x। अब मैं इसमें लिखता हूँ ज़रा वैल्यू, बेटा y के प्लेस पे क्या लिखेंगे आप, 1, तो ये 1 आ गया। नीचे क्या लिखेंगे, -1, तो ऊपर 1 नीचे -1, तो 1/-1 ये मॉड आया, मॉड की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो यहाँ से मैंने बोला सर tan अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो रही है, 1। अब tan अल्फ़ा 1 है तो अल्फ़ा कितना आया, तो मैंने बोला भैया 45 डिग्री, ठीक है चलेगा, ठीक है, मैंने 45 लिख दिया, है ना। या फिर बेटा पाई में लिखें अपन, याद है ना अपन ने कन्वर्जन देखा था, वो भी लेक्चर रखा हुआ है, देखो जा करके, क्या है, इसको π/4 लिखते हैं, तो 45 डिग्री, या फिर अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं, π/4। अब सुनो मेरी बात, आपने यहाँ से अल्फ़ा निकाला, अब आर्ग्यूमेंट पे आओ थीटा। अब मैं tan थीटा नहीं, मुझे थीटा निकालना है आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट लिखने के लिए देखो सबसे पहले क्या सोचना है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर को देखो कि वो क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर था -1 प्लस आयोटा, बेटा x वाला पार्ट नेगेटिव है, y वाला पार्ट पॉजिटिव है। x नेगेटिव y पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा मेरे लिए क्या होता है सर, पाई माइनस अल्फ़ा। तो मैं लिखूंगा सर इसका आंसर हो रहा होगा π-α सेकेंड क्वाड्रेंट का। तो अल्फ़ा की वैल्यू π/4, तो इसको π/4 रखा, 4π - 1 तो कितना हो जाएगा बेटा, 3π/4। तो ये मेरे लिए आंसर निकल के आया आर्ग्यूमेंट का, कि आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 3π/4। तो अब मुझे बताओ क्या अभी समझ में आया सबको, हाँ जी, क्या अभी क्लियर हुआ सबको कि ये क्या फंडा था, कैसे निकालना है। यदि डाउट है तो पूछो, अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम तुम्हें देता हूँ, पहले तुम सॉल्व करो फिर मैं सॉल्व करूँगा। हाँ जी चलिए बेटा, अब मैं आपको नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम तुम्हें दे रहा हूँ, ज़रा तुम मुझे पहले करके बताओ फिर अपन बात करते हैं, ठीक। आप मुझे बताना 1 - √3 आयोटा। बेटा इसके लिए मुझे बताइए कि क्या आएगा। सेकेंड प्रॉब्लम, मैग्नीट्यूड और आर्ग्यूमेंट दोनों बताना है। z इक्वल टू 1 - √3 आयोटा। ज़रा मुझे इसको सॉल्व करके दो। चलिए बेटा, अब आपके आंसर्स आ गए, मैं करके बताता हूँ, ठीक है। देखो बेटा, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर ना, तो ये रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजनरी पार्ट कितना आ रहा है बेटा, -√3, तो लिखूँगा -√3 का स्क्वायर। तो कितना हो गया होगा ये सॉल्व करने पे बेटा, ये 1 + 3, तो 4 का √2। तो मैंने बोला मैग्नीट्यूड 2 आ गया मेरे पास, ठीक है। चलो अब मैं आर्ग्यूमेंट की बात करता हूँ। आर्ग्यूमेंट निकालने से पहले मैं tan अल्फ़ा निकालूंगा, वो होता है मॉड y/x। तो मैंने लिखा मॉड y के प्लेस पे क्या आ रहा है, -√3 अपॉन x के प्लेस पे 1, तो बेटा ये बनेगा √3। अब tan अल्फ़ा की वैल्यू √3 कब होती है, जब अल्फ़ा कितना होता है, tan अल्फ़ा √3 कब होता है, जब अल्फ़ा इक्वल टू 60 डिग्री, या फिर इसी को हम लिखते हैं π/3, पाई के टर्म्स में, याद है ना बेटा, पाई 180/3 मतलब 60। अब जैसे ये आ गया, अब अपन को लिखना था थीटा। यार थीटा लिखने जाऊंगा तो मैं बोलूँगा क्वाड्रेंट डिसाइड कर पहले,
भैया एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट होगा? एक्स पॉजिटिव होता है वाई नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब, और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल क्या है? थीटा इक्वल टू माइनस अल्फ़ा। तो बस आपको -π/3 लिख देना है, ये मेरा आर्ग्यूमेंट आ गया। तो इस तरीके से जा करके बेटा हम लोग सिंपल सा आर्ग्यूमेंट निकाल के लेके आते हैं। ठीक है, चलो एक प्रॉब्लम और देते हैं लास्ट। ठीक है, इमेज लेना हो तो ले लीजिएगा, जो भी करना है। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रहा हूँ, ज़रा मुझे बताओ। अब ये ज़रा ध्यान से बताइएगा, आयोटा, आपको सिर्फ आयोटा दिया, ज़रा इसका मैग्नीट्यूड और इसका आर्गुमेंट निकाल के बताओ। आयोटा दिया मैंने, हाँ जी, सिर्फ आयोटा दिया हुआ है, z इक्वल्स टू आयोटा। इसके लिए बताओ मुझे क्या आएगा, ट्राई करो एक बार। बेटा मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप क्या करेंगे? अंडर रूट। सबसे पहले तो इसको लिख लीजिए 0 प्लस आयोटा। 0 प्लस आयोटा मतलब हो गया ये 0 का स्क्वायर रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट 1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा? अंडर रूट 1 और उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, ठीक है बेटा, चलेगा। तो मैग्नीट्यूड तो 1 ही आया, बढ़िया। अच्छा, tan अल्फ़ा निकालने जाएंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे मॉड y/x। बेटा y कितना आ गया? सर y तो 1 है और x 0 हो गया, मतलब ये इनफाइनाइट हो रही है वैल्यू। अब ये वाली वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू इनफाइनाइट कब होती है? 90 डिग्री पे। चलो, तो मैंने बोला अल्फ़ा इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर आप इसी को लिख सकते हो π/2। चलो भाई, मैंने बोला अल्फ़ा मेरे पास ये आया, बट अभी थीटा नहीं आया ना, थीटा को सोच लेते हैं। देखो यहाँ पे तो थीटा में कोई चेंजेस ही नहीं है, क्यों नहीं है मालूम? ज़रा ध्यान देना, खुद से सोचना पॉइंट कहाँ का होगा। यार x वाला पार्ट 0 है, x कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है? y एक्सिस पे, मतलब ये जो है ये कौन सा वाला रहा होगा? ये वाला y एक्सिस। और देखो अब बात आई y क्योंकि प्लस आयोटा है तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो यहीं पे आएगा ना ये, तो एंगल कितना हो रहा होगा? 90 डिग्री, मतलब यही मेरे लिए आर्ग्यूमेंट है। लेकिन यहीं पर यदि ये होता कि 0 माइनस आयोटा होता, 0 माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा मतलब y नेगेटिव, तो ये इधर है, तो फिर आपको ऐसे घूमना पड़ता, तो हम उसको क्या लिखते हैं? -π/2। तो इस कंडीशन में बेटा जो मेरा आंसर थीटा आ रहा है ना, थीटा की वैल्यू भी मेरे लिए π/2 ही है इस केस में। और इसी में यदि मैं इसको केस दूसरा बना लेता, फोर्थ वाला प्रॉब्लम देख देता हूँ, z इक्वल टू, यदि मैं माइनस आयोटा लिखता तो इसको लिखते तुम 0 माइनस आयोटा। और देखो अब यदि tan अल्फ़ा निकालते, मैग्नीट्यूड तो उतना ही आएगा 1, tan अल्फ़ा निकालते तो फिर से आप लिखते -1/0, मतलब ये इनफाइनाइट, तो अल्फ़ा की वैल्यू π/2। लेकिन सुनो आप ध्यान से, क्योंकि ये 0 माइनस है तो 0 मतलब x वाला 0 कहाँ होता है? y एक्सेस पे, और y नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ। तो यहाँ पे आने के लिए आपको कैसे घूमना पड़ेगा भाई? यहाँ से लेकर के ऐसे घूमना पड़ेगा ना, इस तरीके से, तो आपको इस तरीके से जाना पड़ेगा, तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो, तो थीटा नेगेटिव हो रहा होगा। तो थीटा इक्वल टू -अल्फ़ा मतलब -π/2 फोर्थ वाला। तो इस तरीके से जा करके बेटा आपको दोनों के मैग्नीट्यूड और ये निकालने हैं। मुझे बताओ क्या ये क्लियर हो गया? तो मैं अब एक लास्ट प्रॉब्लम देता हूँ, 4 प्रॉब्लम देता हूँ एक जैसे, आप मुझे बताना ज़रा क्या आता है। मुझे बताओ क्या क्लियर है? कन्फ्यूज़न है तो बोलो। चलो बेटा अब एक लास्ट प्रॉब्लम मुझे आप लोग आंसर दे दीजिए, ठीक है, सिंपल सा। अच्छा मैं अभी सिर्फ ये बेसिक बताया, अभी इसके बाद अपन को और क्वेश्चंस वगैरह करने हैं, सारी चीज़ें करनी है ना, तो वहाँ पे और प्रॉब्लम्स बताऊँगा। अभी पोलर फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट करेंगे, तो वहाँ पे भी आर्गुमेंट का यूज़ होगा, तो ध्यान से समझते चलना। देखो फाइंड मैग्नीट्यूड एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ गिवन, चलो एक प्रॉब्लम दे रहा था मैं तुम्हें। बेटा आप मुझे बताइए 1 प्लस आयोटा के लिए 1 माइनस आयोटा, -1 प्लस आयोटा और -1 माइनस आयोटा। अब ये इतने सारे कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको दे दिए, इन सब के आंसर्स निकाल लो, मैं सॉल्व नहीं करने वाला, ठीक है। आप ज़रा मुझे आंसर्स निकाल करके बता दीजिए, ठीक, जल्दी। अब देखिए बेटा ध्यान से, इन सब का तुमने आंसर्स निकाला होगा, सबके लिए मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा। सबका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? r इक्वल टू √2। देखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो √2 आएगा। यहाँ भी 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो भी √2, इधर भी √2, इधर भी √2, सब में √2। अब बात आई थीटा आर्ग्यूमेंट। अब थीटा आर्ग्यूमेंट कहाँ पे क्या आ रहा है ये देखना ध्यान से। इसके लिए थीटा की वैल्यू होगी, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब आप tan अल्फ़ा निकाल लो, आप सीधा सा tan अल्फ़ा निकालो। tan अल्फ़ा कितना आएगा बेटा? 1/1, तो 1 ही आएगा, तो tan अल्फ़ा, तो अल्फ़ा कितना हो गया? 45। मतलब इतना पता चल गया कि एंगल 45 है।
अल्फ़ा की वैल्यू। अब बात आई सर थीटा कितना होगा, तो देख पहला वाला जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का थीटा क्या होता है, वही जो अल्फ़ा है, तो मैं बोलूँगा वही π/4 ही आ रहा होगा। ये दूसरा वाला जो पॉइंट है इसका थीटा देखो 1 माइनस आयोटा, 1 मतलब x पॉजिटिव y नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ में थीटा क्या होता है माइनस अल्फ़ा, तो आंसर आएगा -π/4। अच्छा ये वाला क्या आ रहा होगा थर्ड वाले में, -1 प्लस आयोटा, फिर से मैग्नीट्यूड तो वही आया, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू 45 है, लेकिन मैं ढूंढ रहा हूँ कि एंगल कौन सा आएगा बताओ, x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट, तो वहाँ पे होता था पाई माइनस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा मतलब हो जाएगा पाई माइनस π/4, तो 3π/4। और लास्ट वाले में आएगा बेटा थीटा इक्वल टू -1 माइनस आयोटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट का आंसर क्या होता है अल्फ़ा माइनस पाई, ठीक है, तो अल्फ़ा माइनस पाई, तो बेटा ये हो जाएगा π/4 माइनस पाई, तो -3π/4। तो ये तीनों ये चारों आपके आंसर्स हैं। तो मतलब सीधा देखा जाए ना तो बेटा डायरेक्ट ओरली हम लोग कर सकते हैं, बस यही दिमाग में फिट होना चाहिए कि होता क्या है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, चलो मुझे बता दो क्या ये क्लियर है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक काम करते हैं बेटा, इस क्लास को हम यहीं रोकते हैं, पोलर फॉर्म को नेक्स्ट वाली क्लास में ही देखते हैं ना, नहीं तो सबका छूटना है फिर। ठीक है, चलो।